के शो में। एलएनजी मुआहदे सामने लाने का हुकूमती फैसला, क्या खतरे की घंटी। एलएनजी दरामदी मंसूबे में करप्शन और बेज़ाब्तिगियों के इल्जामात। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ। सैफ अहम मामला जिसका है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बनता है, क्योंकि एक नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट जो नैब सिंध ने तैयार की थी, मामला एलएनजी का है, इस वक्त एलएनजी के कॉन्ट्रैक्ट्स का है, जिसके हवाले से हुकूमत ने हालिया फैसला किया, जिस फैसले के मुताबिक उन कॉन्ट्रैक्ट्स को सामने लेकर आया जाएगा। अब ये सामने लाना कितना खतरनाक और किसके लिए खतरा इस वक्त जो है साबित होगा, बड़ा अहम सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ बड़ा अहम मामला यह है जी कि इस मामले से पाकिस्तानी कौमी खजाने को ओवरऑल कितना नुकसान पहुंचा, हम सब जानना चाहते हैं। ये अमाउंट कितने बिलियंस ऑफ डॉलर से बनती है। और जिस तरह की नैब में कंप्लेन्स हैं, एक कंप्लेन के मुताबिक जो असद खरल साहब की है, जो हमारे सामने हम इस वक्त हमारे पास है भी इस वक्त, जिसमें 3.9 बिलियन डॉलर्स यानी तकरीबन 450 अरब रुपए उन्होंने बताया। और इसमें एलएनजी टर्मिनल का मामला अलग है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट ईटीपीएल को दिया गया, जो उन्होंने $150 मिलियन इन्वेस्टमेंट की या 65% रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर। ये इन्वेस्टमेंट जो 65% ऑफ रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिसके मुताबिक अगर सालाना कहा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक $97 मिलियन, और अगर पर डे के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन $2,72,000 जो है इस वक्त उनको पे करने थे। ये टर्मिनल का मुआहदा है। लेकिन फिर जिस तरह से अगर कहा जाए जी, 2015 में मार्च के जब पहला जब शिपमेंट आया था तकरीबन 1,86,000 क्यूबिक फ्यूल का एलएनजी के, तो ये तकरीबन उस वक्त भी कहा गया कि जो कॉस्ट थी उसकी वो क्या थी, सवाल उठाया गया तो मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम ने कोई जवाब नहीं दिया। ये पूछा गया कि ये किसने इंपोर्ट की है, तो पहले बताया, कुछ नहीं बताया गया। किस प्राइस पर इंपोर्ट की गई है ये नहीं बताया गया। उसके बाद इस बात को राज में रखने के बाद बताया गया जी कि प्राइवेट बायर्स ने ये मंगाई है। फिर कहा गया नहीं जी, पीएसओ ने इसकी पेमेंट दी है। और फिर प्राइस आई कि $8 पर एमबीबीटीयू जो है इस पर इसकी प्राइस कैलकुलेट की गई कि इतने रेट पे हमने इसको मंगाया। और उस पर भी हमने सुना, जो तज्जिया निगारों ने बताया कि क्योंकि उस पर जो स्पॉट प्राइस थी वो अराउंड $6.6 पर एमबीबीटीयू थी, और तकरीबन $8 पर एमबीबीटीयू पर ये ओवर इनवॉइस करके या ओवर चार्ज करके पाकिस्तानी एक्सचेकर को तकरीबन $3 मिलियन का नुकसान सिर्फ पहले शिपमेंट पे इस वक्त पहुंच चुका था। इस अहम तरीन मामले पर आला तरीन अदालत का फैसला, जो रिसेंट ऑर्डर है, वो भी अहम तरीन है। नैब को आगे बढ़ना है। नैब की इस इंक्वायरी रिपोर्ट का क्या हतमी नतीजा निकलेगा $2 बिलियन की, और इमरान खान की काबीना का हालिया फैसला क्या रंग लाएगा। असद खरल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफी, इन्वेस्टिगेटर, जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज में इस वक्त मौजूद हैं। और जनाब अरशद अब्बासी साहब, जो कि एक एलएनजी और एनर्जी एक्सपर्ट हैं और बड़ी गहरी नजर रखते हैं इन मामलात पे। दोनों मेहमान का, दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। पहले असद खरल साहब, ये मामला तो बड़ा संगीन है, और ये फैसला खान साहब का, ये काबीना का के मुआहदे सामने लेकर आएंगे, कितना डेट्रीमेंटल है कुछ अहम हलकों के लिए आपकी नजर में सफर साहब? देखिए, जिस तरह आपने बात किया, 11 सितंबर को इस केस की जब हेयरिंग हुई, तो वक्फे से पहले जब हेयरिंग हुई तो मैंने ये बताया, चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस उमर बंदयाल भी उनके साथ थे और जस्टिस एजाजुल हसन साहब भी उस बेंच में शामिल थे। तो मैंने बताया चूंकि मामला ये क्रिमिनल है और इंक्वायरी का मामला है, और नैब रावलपिंडी इस्लामाबाद जो चैप्टर है वहां पे ये इंक्वायरी पेंडिंग है, और इससे पहले नैब कराची भी इस पे करता रहा, जिसका आपने जिक्र किया। 100 अरब का उन्होंने कहा गवर्नमेंट एक्सचेकर को नुकसान हुआ, और उसमें मरकजी मुल्जमान में जो शामिल थे उस वक्त के वजीर पेट्रोलियम व कुदरती वसाइल, जो बाद में वजीर आजम बने, शाहजहां खान अब्बासी साहब, उस वक्त के फेडरल सेक्रेटरी जो है पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल जो आबद सईद साहब, वो भी और भी बहुत सारे लोग थे। लेकिन अब्दुल फतेह जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसने इजाजत मांगी थी कि इन मुल्जमान, चूंकि उसमें बड़े जो मुल्जमान थे, इनकी इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ इजाजत मांगी गई थी उस वक्त के चेयरमैन कमर जमान चौधरी साहब से, तो उन्होंने नहीं दी। तो मैंने कहा अब ये मामला चूंकि नैब पिंडी के अंदर ये जेर पेंडिंग है इंक्वायरी, और 3 जून को मैं 7 घंटे तकरीबन इस मामले में तमाम उनको दस्तावेजी सबूत प्रोवाइड कर चुका हूं, और आपके सामने जिसके ऊपर आपने नोटिस लिया, ये डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं, जिसके अंदर जिसका आपने जिक्र भी किया, $3.9 बिलियन का फर्क है। एक ही वही कतर की जो कंपनी है, पीएसओ के साथ जो 15 साल का मुआहदा करती है, वो 13 पॉइंट समथिंग है, 67 है गालबन,
और इस तरह 11 पॉइंट कुछ जो है डॉलर पे किसी और एक 15 साल का मुआहदा किया जाता है। तो इसके अंदर अगर डिफरेंशियल अमाउंट निकाली जाए तो 3.9 बिलियन डॉलर, जिसका आपने कहा कि 450 अरब। फिर दूसरी अगर बात आप टर्मिनल की बात करें तो वो पहले 30 से 40 मिलियन का था, जिसको 140-50 मिलियन तक ले गए उसका एस्टिमेट। लेकिन अगली बात, खौफनाक बात यह है कि 150 अरब रुपया आपको किराया देना पड़ेगा उस टर्मिनल का, अगर $2,72,000 जो है पर डे लगाया जाए और उसको पाक रुपये में कन्वर्ट किया जाए आज के रेट में भी, तो वो 15 साल के अंदर 150 अरब रुपया जो है वो इजाफी है। पहली शिपमेंट के ऊपर आपने बात की $3 मिलियन का वहां पे चूना लग गया। तो ये मामला 15 साल तक, और इसके अंदर कौन किसको खतरे की घंटियां हैं, कौन इसके अंदर आएगा, ये वही लोग हैं जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो साइन कर रहे हैं, जो नवाज शरीफ साहब उस वक्त वजीर आजम थे, और सैफ और रहमान साहब जो अल्थानी फैमिली और जो हमाद बिन जासम और ये सारी फैमिली के वहां पे बैठे हुए हैं। इधर से भी डील करने वाले वही लोग थे और उनके फ्रंटमैन वहां पे बैठे हुए थे। लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के दौरान एक बात जो मैंने की, मैंने ये कहा कि ये जो इसका एग्रीमेंट है, ये भले पार्लियामेंट बेबस हो गई थी, पार्लियामेंटेरियन नहीं, पूरी कौम जो है वो मांगती रही इस मुआहदे की, टैक्स पेयर के पैसों से अदायगियां हो रही है। तो मैंने ये रिक्वेस्ट की थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब ये आपको दिखा दें मुआहदा, सर बमोर लिफाफे में ही दिखा दें। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम देखेंगे। तो अब मामला ये है कि एक तरफ हुकूमत ने भी कह दिया है कि हम LNG मुआहदे जो है वो उसको पब्लिक करेंगे, लेकिन जब मैंने ये कहा कि मुआहदा इसको पब्लिक, यानी चीफ जस्टिस साहब को मैंने कहा कि आप ही देख लें, तो उस पर उस वक्त एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब ने कहा कि नहीं जी, उसमें कुछ ऐसे मामलात हैं जिससे दो मुल्कों के दरमियान जो है मामलात बन सकते हैं। मामलात सिंपल से हैं, करप्शन के हैं, किकबैक्स के हैं, और जब कौम के सामने जो छुपाया गया ये सच सामने आएगा तो उनको पता है कि ये सारी कौम जो है वो हिसाब मांगेगी कि किस तरीके से आपने ये मुआहदे किए, जबकि पूरी दुनिया के अंदर जो मुआहदे हो रहे थे उससे कई डॉलर महंगे मंसूबे किए, और इतना लंबा मंसूबा 15 साल का 3 और 4 और 5 साल के लिए भी किया जा सकता था, 15 साल का क्यों किया गया? तो ये सारी चीजें जब खुलेंगी उसमें सॉवरन गारंटी का भी मामला आएगा कि PTI हुकूमत के किस तरह हाथ पांव बन जाएंगे, और उधर से जो पैसे किनको मिल रहे हैं, कौन सी जो शख्सियात हैं पाकिस्तान के अंदर और कतर के अंदर जो इस डील के अंदर जिनका मरकजी किरदार था। तो ये चीज वो है कि जिस तरह आपने देखा कि पाक ईरान से हमें सस्ती गैस मिल सकती थी, तुर्कमेनिस्तान अजरबैजान से मिल सकती थी, और अगर कोल्लू ब्लॉक के हवाले से रिसर्च रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की कि सिर्फ एक ब्लॉक बलूचिस्तान में कोल्लू है, 100 साल तक अब तक की जो हमारी जरूरत है, इतनी अगर गैस हो तो 100 साल तक वहां पे हमें गैस जो है मिल सकती है। लेकिन उसके बावजूद हमने मनसूबा जो है इसके ऊपर ये बड़ी ऑल्टरनेट्स थे समका साहब, लेकिन लोग जो है उनकी जेबें भरने के लिए किया गया। सही। अरशद अब्बास साहब, मैं क्योंकि ये स्पेसिफिकली अब इमरान खान साहब ये जो काबीना इनकी फैसला करती है लाने का इसको मुआहदे को सामने, सिर्फ तो आप क्या स्पेसिफिकली जानना चाहेंगे? यूं हम तो यहां पर ना उसकी क्वांटिटी, उसकी एक्सपायरेशन, उसकी प्राइस, हर चीज को खुफिया रखा गया था। जब साबका हुकूमत जब पहला आया था मामला, तो प्राइस जिस तरह मैं कह रहा हूं बताई नहीं जा रही थी। और फिर ये जो प्राइस पर जो किस तरह असद खलील साहब कह रहे हैं $3 मिलियन का चूना लगाया गया कि अगर $8 उसकी स्पॉट प्राइस थी तो 6.6 डॉलर पर MMBTU के ऊपर जो है उसको उसकी स्पॉट प्राइस थी और $8 पे उसको खरीदा गया। तो ये किस तरह मुमकिन हुआ जब स्पॉट प्राइस कुछ और है और आप खरीदे उसको ज्यादा रेट्स पर रहे? हाउ इज इट पॉसिबल? अरशद अब्बासी साहब, कैसे मुमकिन था ये करना? आपने मुझे इस प्रोग्राम पे बुलाया। देखिए, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की ड्यू डिलिजेंस करना मेरा स्किल भी है, मेरा प्रोफेशन भी है एज एन इंजीनियर। और जब ये LNG की डील करने लगे तो उसी वक्त सबसे पहले एक मेरा पेपर, फिर रिपोर्ट, फिर लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर्स, और फिर बड़ी सीरीज और डिबेट हुई मिनिस्टर के साथ। और एक मैं कह सकता हूँ आपको बात कि पाकिस्तान में अगर वाइट कॉलर क्राइम किसी ने सीखना है तो उसके लिए जिस साहब का आप नाम ले रहे हैं मिनिस्टर, आई थिंक इज बड़ी वेरी परफेक्ट। एक बात हुई है। दूसरी, जिस चीज़ के कंट्रैक्ट की बात कर रहे हैं कि हम इसको एक्सपोज करेंगे, बाय द वे वो मेरे पास 1 साल पहले ही आ गया था और मैंने ही शायद शेयर सबको दिया था। मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ, मैं कतरशील मैं ही लेके आया था। अच्छा, असल इशू इस तरह है कि गवर्नमेंट ने जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो हमने से पूछा कि बताएं कि आप इसको गैस टू गैस कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या जो दुनिया में जो गैस की जो डील्स चल रही हैं वो चल रही हैं कि इसको ऑयल के साथ इंडेक्स किया जाता है, तो आपकी परसेंटेज क्या होगी? तो पहले इन्होंने कहा जी हम करेंगे JCC यानी जापान क्रूड
ऑयल उसके साथ करेंगे। फिर ये कहा गया कि जी देखें हम इसको करेंगे ब्रेंट के साथ। तो एक पहली बात, एक होता है किसी जुर्म की क्वांटिफिकेशन करना, यानी उसको मकदार और पिन पॉइंट करना सॉलिड। एक होती फिक्शन कि ये हो गया वो हो गया। पहली बात तो ये कि जिस परसेंटेज पे इन्होंने ब्रेंट के साथ किया है वो 13.32 या 35 है। बांग्लादेश ने वही चीज़ 6 महीने के बाद वो की है 12.85। ये फ़र्क निकाल लें। अगर चूँकि नैब में ये कैपेबिलिटी नहीं है तो मैं उनको बताता हूँ कि पहली क्वांटिफिकेशन ये है कि इन्होंने तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये आप 12.85 और 13.37 का फ़र्क निकाल लें। अच्छा। एक दूसरी, अगस्त के महीने में जो एलएनजी की प्राइस रही है वो रही है 12.65 यानी 12.65। असल जो इसमें आर्ट इस्तेमाल किया गया, बड़ा सोफिस्टिकेटेड आर्ट, यकीन करेंगे मेरे ख्याल में दुनिया के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हुए, वो ये है कि एक इसे कहते हैं कि एस कर्व, यानी इसकी जो प्राइस डिटर्मिनेशन होती है वो एस कर्व एक ये होती है कि एलएनजी की मिनिमम कीमत होती है। मिनिमम कीमत मतलब ये है कि वो $4 से कम की नहीं मिल सकती, क्योंकि उसकी गैसिफिकेशन की भी एक कीमत होती है। अगर ओपन मार्केट में जैसे अमेरिका में गैस $2 पे भी आ गई है शेल की वजह से, लेकिन ये अगर जब एलएनजी में कन्वर्ट करेंगे तो ज़ाहिर है जो गैसिफिकेशन की ऐड है, जो आप इसको कंप्रेस करते हैं, तो वो ऐड भी यानी $4 से कम नहीं हो सकती। तो सीलिंग प्राइस होगी 4। अब इसको करते अपर सीलिंग के साथ इन्होंने कमाल महारत से मेरे ख्याल में बड़ा टाइम खर्च किया। बड़ी इनके साथ आपको तो अगर निकालें टॉक शोज भी हुए और बड़े बड़े क्रॉसपॉन्डर्स भी कहते हैं, हमेशा कहते थे एक बात मेरे आप ऑफिस में कि एक ब्रेक का कहा जा रहा है सर, तो मैं आपकी इस बात को यहीं से एक कमर्शियल ब्रेक के बाद आएंगे तो जोड़ते हैं, क्योंकि आपने व्हाइट कॉलर क्राइम के हवाले से बताया कि अगर सीखना हो तो इधर आ सकते हैं। ये जो मिनिस्टर साहब उस वक्त के थे उनसे सीखा जा सकता है। इट इज अ वेरी बिग क्राइम और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मामला है। आखिर इस मुआहदे में था कि जिसको इतना छुपाया गया, राज इसका रखा गया, ये आखिर का राज अफशा कब होगा और क्या क्या इसमें था, हम जान रहे हैं। बेनकाब कर रहे हैं, मेरे साथ रहेगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब हुकूमती फैसला के वो एलएनजी मुआहदे को सामने लेकर आएगी। आखिरकार इसका नतीजा क्या निकलेगा? नैब की इन्वेस्टिगेशन और इंटरिम इंक्वायरी रिपोर्ट नैब सिंध की हम आपको दिखा रहे हैं। $2 बिलियन का ये मामला था। उसके बाद ये मामला आगे नहीं बढ़ा। फॉर अप्रूवल चेयरमैन नैब को गया था लेकिन आगे नहीं बढ़ा, फिर आगे बढ़ा और यकीनी तौर पर अब हतमी मराहिल या हतमी नतीजे पे कब पहुंचेगा, ये बुनियादी सवाल। और इसके साथ साथ ये जो पूरा मुआहदा है जिसको इतना छुपाकर राज में रखा गया, आखिर इसकी वजह क्या है, ये भी हम जान रहे हैं। अच्छा तब्बा साहब, मैं शाहिद अकान अब्बासी साहब को अगर कोट करता चलूं, बार बार एग्जैक्टली उनके अल्फाज हैं कि मैं जाकर पार्लियामेंट पर नैब के सामने जाकर तैयार हूं इसको डिफेंड करने को, इसको डिफाइन करने को। वो कॉन्फिडेंटली ये कहते रहते हैं। आप कह रहे हैं कि वो व्हाइट कॉलर क्राइम अगर सीखना हो तो उनसे सीखे इंसान, जिस तरीके से ये मुआहदा किया गया। यही बात है अब्बास साहब? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि अभी तक जो नैब ने क्वेश्चंस किए हैं, जरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या है एक, वरना ये सिर्फ 2 मिनट की बात है। पहली बात है कि जो उन्होंने आरएलएनजी रीगैसिफिकेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो दिया है 66 सेंट पे। बाद में जब ओपन बिडिंग आई है तो वो 40 सेंट आई है। देखिए, ये तो शायद मामला 10 मिनट में का है कि आपने जब बिडिंग की, आपने तो जो सेल्फ बिडिंग की, मैनिपुलेशंस की या पूल किया, वो तो 66 है जो आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया। जो ओपन की इसी पाकिस्तान में, तो इसी पाकिस्तान के लोगों ने, कहीं ने, मैं नाम नहीं लेता, 40 सही। एक तो बात ये है, ये बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो कहते हैं ना, वो अपनी भी स्टेज प्ले करते हैं कि ना चेयरमैन नैब और ना, देखिए बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ने अभी की तरफ तवज्जो नहीं दी कि ये तो जिसे कहते हैं ना फ्लोटिंग ब्लेंडर है। फ्लोटिंग ब्लेंडर पे कहते हैं कि आप आए ना, आपने इतना बड़ा कौम को नुकसान पहुंचा दिया, नंबर 1। नंबर 2, जिसकी तरफ आऊंगा, देखिए सबसे बड़ा इनका जो कसूर वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में, अभी कल परसों भी एक पॉलिसी बना के गवर्नमेंट से शेयर की थी, तकरीबन 200 MM से लेके 400 MMCF जो गैस पाकिस्तान में मौजूद थी, डिस्कवर्ड थी, इन्होंने कैप की, कनेक्ट नहीं की। ये 600 MM वहां से लेके आए। अच्छा। एक क्राइम नंबर 2,
ये अगर क्वांटिफाई करना चाहें। क्राइम नंबर 3, इन्होंने ये किया कि जितनी भी एलएनजी आई वो एलएनजी इन्होंने पावर प्लांट को दी और वहां से जो फ्यूल कास्ट कंपोनेंट आया वो खाली आया 9 रुपए 70 पैसे। ये जून 2018 की बात करो, जबकि डोमेस्टिक गैस जो पाकिस्तानी फील्ड से होती है उसका टैरिफ आया है फ्यूल कास्ट कंपोनेंट 4.5 रुपए। इन्होंने क्या किया, जहां से इन्होंने इलेक्शन लड़ना था 57 से, मेरा तलक भी वहीं से, इन्होंने अपने पूरे तीनों तहसीलों में ये गैस दे दी, गांव में गैस दे दी इलेक्शन जीतने के लिए। मतलब ये कि पाकिस्तान की जो 26 लाख कंज्यूमर थे मिलके भी इनके लिए एक यानी कंट्रीब्यूशंस किए, अपने बिजली का टैरिफ हाई किया, इनको गैस की इलेक्शन नहीं जीत सके। लेकिन क्राइम नंबर 3 ये कि आपने अपने हल्के में गैस इतनी लो प्राइस पे, जहां पे 100 MMBTU से भी ज्यादा कंज्यूम नहीं होती, आपने वहां दी, और जहां पे फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। गर्मियों में कोटली सतियां, कोटा और मरी के लोग बिल्कुल रावलपिंडी इस्लामाबाद आ जाते हैं। एक ये काम किया। दूसरा, अभी जो एक बहुत आपको बात बताऊं कि पाकिस्तान इसके बाद के जितने भी जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं रशिया वर्सेस इंडिया, आप उसकी प्राइस देखें, वो प्राइस क्या आई है, वो तो $6 के ऊपर क्या है, जबकि क्रूड ऑयल की प्राइस $72 है, उस पे $6 की है। पाकिस्तान में जब $72 है तो इसकी प्राइस बनती है $13। ये क्वांटिफिकेशन करना, चार्जशीट करना, लेकिन अच्छा साहब, मुझे ये मेरे ख्याल में हमारे आप एक साल पहले लेकर आए थे ना को और नैब को सीखना पड़ेगा सर। आप इसमें तो कोई शक ही नहीं है। देखिए सर, अगर इसकी देखिए एक बार से डिस्कशन होती सर, गवर्नमेंट क्या इस मुआहदे को दोबारा से रीनेगोशिएट कर कर आपके पास पड़ा हुआ मुआहदा, क्योंकि अगर इसको सामने लेकर आ रहे हैं तो उसका कुछ मकसद हो जिससे कौम को कुछ हासिल हो। गलत मुआहदा हुआ, कौम को नुकसान हुआ, अब इसको क्या कर सकते हैं? आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि जिस तरह पेट्रोनाट, जिस तरह इंडियन फार्म थी, उन्होंने मुआहदा किया था इसी मुल्क कतर से 1998 में, और जब प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हुई शेल की वजह से, तो इनका जो बेंचमार्क था वो था JCC यानी जापान कॉकटेल क्रूड ऑयल। इन्होंने प्रेशर डाला अपनी प्राइस को, हालांकि कोई कंट्रैक्ट में कोई क्लास भी नहीं थी रीनिगोशिएशन की, लेकिन वो चूंकि नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी, वो लोग बड़े डेडिकेटेड थे, इस तरह के हमारे यहाँ नहीं थे, उन्होंने इसको रीनिगोशिएट बिल्कुल किया। ये इसी तरह है कि जैसे अभी इंडोनेशिया ने जितने भी प्रोजेक्ट हैं चाइना के साथ वो रिनेगोशिएट भी कर रहे हैं कि देखें जी हमें प्राइस की रैशनैलिटी चाहिए जिस तरह पूरी दुनिया में है, क्योंकि एलएनजी के जो प्लेयर हैं वो बहुत आगे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, अब कनाडा भी आ गया, अब अमेरिका जो कभी एक्सपोर्ट करता इंपोर्ट करता था अब वो एक्सपोर्ट कर रहा है, उसकी प्राइस देखें वो इंडिया को किस रेट पे दे रहा है। फिर रशिया भी आ गया, अब वो वाली बातें खत्म हो गई। अब ये शेल गैस की वजह से जिसे कहते हैं ना मार्केट में अबंडेंटली अवेलेबल है, हमें इसको रीनिगोशिएट करना चाहिए। असल मसला ये है, पब्लिक करेंगे तो जी ऐसे कीजिए कि जिसको ये मायदा चाहिए वो मैं उनको सबको कल व्हाट्सएप कर दूंगा, कहेंगे ये ले। ये क्या बात हुई, आप मायदा पब्लिक करेंगे। पब्लिक के बाद क्या आपने इसकी स्क्रूटनी की है, क्या इसका एनालिसिस किया है कि किस तरह स्मार्टली मैनिपुलेट किया, यानी मैनिपुलेट ये किया कि जैसे $60 से ऊपर क्रूड ऑयल की जाएगी तो एलएनजी यूं ही बढ़ती जाएगी। इसलिए जो आपका सर्कुलर डेट अभी 1200 बिलियन पे है, इसमें शायद खकान अब्बासी साहब का माशाल्लाह बड़ा विजिबल रोल है, इस पे कोई नहीं पूछता। लेकिन इनसे ये पूछें, इनके कितने, एक हम आप पेड़ लिखते थे बड़े पॉपुलर डेली में कि भाई ये एक डिजास्टर होगा, ये लिखते थे गेम चेंजर है। अब बुलाया जाए कि पूछे ये गेम चेंजर निकला कि आपकी टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट है वो कितनी गिर गई। वहां जहां पे फ्यूल कास्ट कंपोनेंट, यानी ये किसी भी टेक्सटाइल की प्रोडक्ट में तकरीबन 30% फ्यूल कास्ट होती है। ये जो गैस की कीमत बहुत बढ़ी है, टेक्सटाइल पे क्या असर पड़ा, अनएम्प्लॉयमेंट क्या असर पड़ा, और इसका जिक्र कल असद उमर साहब असेंबली में कर रहे थे फ्लोर पर, किस हिसाब से बिक रही है। ये वो क्राइम है जो कि मेरे ख्याल है, अगर देखें मैं आज मुझे सच बात कहने दें, पता लगा है कि एक इंडियन जासूस पे गुलबाशन क्वांटिफाई करें कि उसका जुर्म का कितना पाकिस्तान पे माली नुकसान हुआ, इनका कितना हुआ है। हमने यूं क्वांटिफाई करना, डरना नहीं है। असल पाकिस्तान में जो इशू ये है कि हर बंदा कहता है जी देखें ये तो इतना बड़ा बंदा है। भाई अगर बड़े बंदे का हिसाब इसका नहीं करना तो क्या आपने पटवारी का, कांस्टेबल का, एक सेकंड को दिए, आपने बड़े अहम मवाजना किया है सर, आपने बड़ा अहम मवाजना, वो फ्लोटिंग है, ठीक है। अच्छा, बड़ा अहम मवाजना आपने किया है इसी बात पर, क्योंकि मैंने जब आपसे पूछा था असद खरल साहब, मैं अगर आपसे पूछूं, क्योंकि बड़ा कॉन्फिडेंटली इस बात को कहा जाता है कि हाँ मैं जवाब देने को हर जगह हर फोरम पे तैयार हूं इस हवाले से।
बस बड़े सिंपल सवाल उठा रहे हैं आपने, बड़े अरशद साहब, वो असद खरल साहब बड़े इंपॉर्टेंट सवाल उठाए हैं। ये जवाबात कितने मुश्किल हैं या कितने आसान है कि आपने महंगी क्यों खरीदी, आपने स्पॉट प्राइस क्या थी और मुआहदे किस पर किए, आपने टर्मिनल किस कॉस्ट पर दे दिया उठाकर, क्या किया आपने? ये जवाबात आसान है मुश्किल है खाकान अब्बासी साहब के लिए? असद खरल साहब देखिए, हम प्रोग्राम में बैठ के उनसे जवाब मांग रहे हैं, लेकिन असल जवाब जो है उनको नैब को देने हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने खड़े होके जब वक्फे के बाद प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद असगर हैदर साहब हाजिर हुए और उनके साथ LNG के वो इंक्वायरी अफसरान भी मौजूद थे जिनको मैं सारी चीजें दे के आया था और जिनका हवाला मैंने दिया था, तो उन्होंने ये एडमिट किया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि मैंने जो इल्जामात लगाए हैं, जो मैं एप्लीकेशन दी है, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए हैं, वो पोटेंशियल है, उनके अंदर जो बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि 80% हमने रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है। और जिस पर फिर चीफ जस्टिस साहब ने जो ऑर्डर किया कि बिफोर द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उन्होंने कहा कि ये ऑलरेडी पेंडिंग है उधर। ऑन नोटिस बाय दिस कोर्ट द लर्नड प्रोसिक्यूटर जनरल अपीयर्ड एंड अप्राइज्ड द कोर्ट दैट द सेड इंक्वायरी शैल बी कंडक्टेड एक्सपीडिशियसली एंड द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द सेम शैल बी सबमिटेड टू दिस कोर्ट। अब देखना यह है कि नैब जो है कई साल से जो इंक्वायरी कर रहा है, उसके प्रोसिक्यूटर जनरल और आईओ जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने कह रहे हैं कि एक्सपीडिशनली इसको हम इंक्वायरी को कंडक्ट करेंगे, उसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाएंगे। लेकिन बात फिर वही है, जो क्रिमिनल्स है इसके अंदर, जो मेन प्लेयर हैं, आपने देखा इनके नेक्सिस देखे हैं कि आज अगर सैफ और रहमान साहब जो वहां पे बैठे हुए हैं, उनके वेयर हाउस से 26 कतरी जो साबिक वजीर आजम हमाद बिन जासम साहब, उनकी गाड़ियां बरामद हुई, फौरन कतरी जो सफारत खाना है उसका लेटर भी आ जाता है। तो जिस तरीके से एक राब्ते हैं शरीफ फैमिली के, खाकान अब्बासी के, वहां पे सैफ और रहमान बैठे हुए हैं। मामला यह है कि जिस तरह अब्बासी साहब ने सवाल उठाया है कि छोटे और बड़े मुलजम के हवाले से आम केस हो तो नैब इंक्वायरी के दौरान इन नाम मुलजमों के ECL में डाल देता है, उनकी प्रॉपर्टी फ्रीज कर देता है, बैंक अकाउंट मुंजमद कर देता है। ये केस जो है इसके अंदर किसी मुलजम को अभी तक ना तो हमने देखा है समन होते हुए, ना किसी के खिलाफ कोई कोर्सिव मेयर लिए जा रहे हैं। सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी हमें नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के रडार में आने के बावजूद। इस केस के अंदर जिसमें अरबों और खरबों का मामला है, पूरी कौम का टैक्स पेयर का पैसा किस तरीके से एक डुबियस डील के जरिए चंद लोगों की जेबों में जा रहा है, लेकिन नैब जो है अभी भी उसके ऊपर सोया हुआ है, बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा। ये जो सवाल हम उठा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, ये नैब को करने चाहिए और नैब कौम के सामने ये सारी चीजें लेके आए, ना कि हमारा काम तो एक विसल ब्लोअर का है। हमने तो चीज एक पॉइंट आउट की, अब्बासी साहब ने पॉइंट आउट की, आपने सारी चीजें खोल के बताई हैं। अब देखना क्या है नैब जो है वो क्या करता है। अच्छा, वो कब इनके ऊपर गिरफ्त करता है? एक ब्रेक की तरफ वो छोटे लोगों के लिए है, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं तो खिलाफ भी हरकत में आएगा। ये बड़ा अहम सवाल आया है, हमारा भी यही सवाल है, नैब आखिर क्या कर रहा है? नैब की एक जो आपसी कम्युनिकेशन थी इस केस के हवाले से, जिसमें इस केस को बंद करने की लॉजिक क्या दी गई थी, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अब होगा क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आगे क्या होने वाला है ये सब जहनों में सवाल है। तो मैंने जो मुआहदे को पूछा जी रिकंसिडर किया जा सकता है, तो अब्बास साहब ने कहा किया जा सकता है। असद खरल साहब इस पर क्या कहते हैं ये भी जानेंगे। एक ब्रेक के बाद बेनकाब में मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। और ये सवाल के पिछले चेयरमैन नैब के दौर में, कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब के दौर में किस तरह LNG केस को दबाया गया, रोका गया। तो एक रीजनल मीटिंग का हवाला आपको देते चले, जिसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग आपको दिखाएं, जिसको हेड किया था उस वक्त DG नैब सिंध ने, कर्नल रिटायर्ड सिराज नईम साहब ने। और उधर उस मीटिंग के अंदर उनकी तरफ से डिसीजन हुआ था कि इस केस को होल्ड या खत्म कर दिया जाए, और उसके वजह या तौजी पेश की गई थी कि आफ्टर एग्जॉस्टिव डिस्कशन it has been decided that it is an ongoing project, yani LNG is an ongoing project and any intervention by NAB at this juncture will jeopardize the efforts of provision of LNG from the project
of public national importance. It is therefore decided the closure of inquiry at our end. अब इंक्वायरी ऑफिसर कहता है कि सर $2 अरब की आप मुबैना तौर पर एक्सचेकर को लॉस हुआ है, इससे आप आगे चेयरमैन नैब से अप्रूवल लें, लेकिन रीजनल मीटिंग में साबका नैब में डिसाइड होता है कि जी नहीं, हम इस इंक्वायरी को बंद करते हैं क्योंकि इससे नेशनल जो प्रोसेस है वो जेपरडाइज हो जाएगा और ये और वो हो जाएगा। अभी हमारे जो पैनलिस्ट हैं अरशद अब्बासी साहब, वो कहते हैं कि कुलभूषण यादव जो भारतीय एजेंट था, आप उसके मामला तो कंपेयर करें साबका वजीर आजम या साबका पेट्रोलियम मिनिस्टर से, तो वो क्वांटिफाई करें दोनों को। तो उनका मकसद ये था कि क्वांटिफाई करें कि मुल्क को उससे नुकसान कितना पहुंचा LNG मुआहदे से। लेकिन असद खलील साहब, ये मामला नैब में स्लो होकर खत्म हो गया था। इससे पहले नैब वाला पूछना चाह रहा हूं, अभी आपकी इत्तलात नैब के बारे में, बिलखुसूस पिंडी वाली जो इंक्वायरी है उधर क्या है आपके पास? क्या वहां पर मामला चल रहा है, क्या चल रहा है, किधर है इस वक्त केस, किधर खड़ा है? जी, वहां पे जिस तरह मैंने बताया कि अब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने दो चीजें नैब की जानब से प्रोसिक्यूटर जनरल और इंक्वायरी ऑफिसर ने एडमिट की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जो सब्सटेंस है एप्लीकेशन के वो दुरुस्त है और उसी हवाले से हमने 80% रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है। जो पहली आप बात कर रहे हैं, जो अब्दुल फतेह ने इंक्वायरी की थी और इन्वेस्टिगेशन और मुलजमों के खिलाफ, जो उस वक्त के शाहिद खाकान बासी के खिलाफ इजाजत मांगी थी, उसके बाद वो इस्लामाबाद उनको बुलाया गया। कमरजमान चौधरी साहब ने ये उनको कहा कि आप मुलजमान के पास जाएं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के पास और जो दीगर जो लोग हैं उनके पास उनको भेजा गया। मुलजमान की ख्वाहिशात के मुताबिक और उनकी डिजायर के मुताबिक जो रिपोर्ट बनाई गई। और जो कमर जमान साहब की चौधरी जो दबाव की वजह से ये जो आप रीजनल मीटिंग का हवाला दे रहे हैं, उसकी इंक्वायरी को क्लोज करने के हवाले से बात की गई थी। अब मामला ये है कि ये सारी जो इंक्वायरी है ये एडवांस स्टेज पे ना सिर्फ हो गई है, बल्कि इसकी इन्वेस्टिगेशन में इस इंक्वायरी को कन्वर्ट करने के लिए नैब रावलपिंडी ने नैब के चेयरमैन को भेज दिया। और उम्मीद है मुझे कि अगला जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का जो इजलास होगा उसके अंदर ये बाकायदा इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो सामने आ चुकी हैं। जिस तरह उन्होंने बताया कि 3 जून को इसके ऊपर तकरीबन 7 घंटे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस थे। मैं नैब पिंडी में मौजूद था, डीजी इरफान मंगी साहब भी थे, LNG के हवाले से जो इंक्वायरी ऑफिसर साहब वो भी मौजूद थे और डायरेक्टर और IO वहां पे मौजूद थे। तो ये सारी चीजें बाकायदा उनको एक एक चीज जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो प्रोवाइड किया। अगर दूसरी जो बात ये है कि ये जो LNG के मुआहदे की रेट की आप बात कर रहे हैं, रेट से अलावा बहुत सारा जो पैसा हम देते हैं, जो किराया है वो भी हमारे जिम्मे है, जो तमाम इदारों से NOC लेने हैं वो भी हमारे जिम्मे है, फिर उसकी जो सारी जितनी भी इसमें जो अखराजात हैं, जो एक्सपेंडिचर है, वो कोई भी जिम्मे नहीं है जो कतर की कंपनी है, वो सारे PSO ने बेयर करने हैं। वो टर्मिनल के अखराजात हो, वो किराया हो, वो उनके NOC लेने हो, तो ये सारी चीजें जो हैं। और फिर दूसरी जानब आपको यह भी पता है कि टर्मिनल जो है वो SSG को कहा गया था, ऑलरेडी उसको थोड़े से पैसों से बनाया जा सकता था, लेकिन यह भी एक मैलाफाइड टेंशन। तीसरी बात यह है कि इसमें NOC मौजूद नहीं है, ये टर्मिनल केमिकल का है, ये जो है LNG के हवाले से टर्मिनल है ही नहीं। तो ये सारा काम गलत हो रहा। फिर उसकी वजह से आपने जो देखा, जो UFG के हवाले से जो पूरी कौम के ऊपर मुसल्लत किए गए जो अरबों रुपए डोमेस्टिक और दूसरे जो कंज्यूमर के ऊपर गैस के माध्यम में, चूंकि LNG की जो कीमत है वो ज्यादा से ज्यादा उसको फरोख्त करना था और $5 जो MMBU के जो $6 जो है, अब $14-15 जो है उसके ऊपर अब लोकल जो गैस का रेट है वो भी इसके साथ का आपको पता है बहुत बढ़ा दिया गया है, सिर्फ इसलिए ताकि मैक्सिमम जो LNG है वो इंपोर्ट की जा सके, ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है वो चंद लोग जो है उनकी जेबों में जाए और टैक्स पेयर का जो पैसा है और कौमी खजाने को नुकसान हो। अगर आप दूसरी जानब देखेंगे तो रिड्यूस हो रही है जो हमारी नेचुरल जो गैस है पाकिस्तान की, उसकी मद में पैसे कम आ रहे हैं, LNG का क्वांटम बढ़ता जा रहा है क्योंकि वहां पे किकबैक्स और कमीशन मिल रही हैं। तो ये वजह है जिस वजह से ये सारा एक डुबियस एग्रीमेंट किया गया, पब्लिक नहीं किया गया, जो कि एक टैक्स पेयर का, जो पार्लियामेंट का, जो आवाम का फंडामेंटल राइट है कि जब आपके पैसे दिए जा रहे हैं तो क्यों छुपाया जा रहा है। छुपाई वही चीज जाती है जिसमें गलत चीज हो, जिसमें कोई गलत काम किया गया हो, तो इसलिए ये मामला ये बड़ी छुपाया गया है। अब देखना ये है, हुकूमत ने भी ये फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज का इंतजार दे चुकी है। लेकिन हुकूमत का पब्लिक होता है, कब मुलजमान जो है वो गिरफ्त में आते हैं और लूटा हुआ माल उसे रिकवर करके जो कौम का जो पैसा है और जो रीनेगोशिएट की बात करते हैं, ये पहला मर्तबा नहीं हुआ
बहुत सारे मुल्कों के मुआहदे रीनेगोशिएट होते रहे हैं और उससे कतर को नुकसान भी नहीं होगा, सही। क्योंकि कतर की वो कंपनी जो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ अब यही सवाल उठाना है जो आपने बड़े ये पॉइंट आता है अरशद अब्बास साहब आपके सामने भी उठाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये तो बड़ा इनकम्प्लीट काम होगा कि अगर हम ये निकाल लें कि ये मुआहिदा है और ये पब्लिक कर दें जी, ये ले आप पब्लिक कर दिया इसको उठा के, तो ये तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से एक्सपेक्ट नहीं करते। हम वी एक्सपेक्ट मोर, हम ये चाहते हैं कि इसके जो मंदर जात हैं न सिर्फ वो सामने आए बल्कि उनको अकाउंटेबल भी ठहराया जाए जिन्होंने ये मुआहिदे किए और इसको रीनेगोशिएट भी किया जाए। तो अरशद अब्बास साहब उसके लिए क्या मोड ऑफ कम्युनिकेशन कतर के साथ लीगली क्या प्रोविजंस अवेलेबल है? लीगली आस्किंग यू कि आप क्या समझते हैं किस तरह होगा, कैसे होगा? क्या यहां से लॉ मिनिस्टर इनिशिएट करें या फाइनेंस मिनिस्टर इनिशिएट करेंगे इस टॉस को, या जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है वो करें? क्या हो, किस सतह पर ये मुज़ाकरात ये बात होनी चाहिए कतर से? अरशद अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया। देखिए, जो पहले आपने बात की है और जो प्रोग्राम का आपने जो इंट्रो किया इब्तदाइया, उस पर यह था कि पीटीआई जो है ये कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक कर रही है। देखिए, मैंने और आपने काफ़ी प्रोग्राम किए हुए इंडस वाटर ट्रीटी पे। ये इंडस वाटर ट्रीटी का जो जितने भी कंटेंट हैं या जो एग्रीमेंट है या वो सब कुछ वो तो पब्लिक डोमेन में है। इसकी इंटरप्रिटेशन असल में आर्ट होता है और वो होती है एक्सपर्टी जी। अगर ऐसी मुझे बड़ी हमदर्दी है पीटीआई से, और मैं पीटीआई से ये कहूँगा कि आप ओगरा के जो चेयरमैन और 3 मेंबर है उनको दें जी इसकी इंटरप्रिटेशन करें। नंबर 1, नंबर 2 जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में जो डीजीसीपी है कि बताएं इसमें फलाज क्या क्या है, एक उनको दें, एक जरा मुझे दे दें, मैं खुद कर दूंगा। और जैसे मैंने बहुत बड़ी टिप भी दे दी कि जो एक होती है ये जो लीनियर इक्वेशन बनती है इसको कहते हैं एस कर्व, इतने बड़ा मैंने टिप दे दिया कि सिर्फ एक दिन बैठेंगे तो पता लग जाएगा कि मिनिस्टर साहब कितने एक ज़हीन थे, कितनी जानत से उन्होंने काम किया। मैं एक बात कहूँगा जो मैंने उनको भी कही थी कि देखें आप हर आदमी को हर वक्त